हाय फ्रेंड्स, आई एम सुनीत संघई फ्रॉम रेनबिस इन्वेस्टमेंट और आज हम देखेंगे मिड कैप कैटेगरी का कौन सा फंड है जिसमें आपको निवेश करना चाहिए और ये भी समझेंगे कि मिड कैप कैटेगरी में अगर आपका ऑलरेडी एक निवेश किया हुआ फंड है तो किस तरीके से आपको अपनी इन्वेस्टमेंट को देखना चाहिए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज कि ड्यू टू पर्सनल वर्क और ऑफिस के वर्क की वजह से भी लास्ट 1 मंथ से मैं बहुत ज्यादा वीडियोस बना नहीं पाया हूं, बट आने वाले टाइम में मैं रेगुलरली वीडियोस बनाता रहूंगा। तो अगर मिड कैप कैटेगरी की भी बात करें तो इसमें काफी सारे ऐसे फंड्स हैं जिनको टॉप परफॉर्मिंग मिड कैप फंड्स माना जाता है। इवन ग्रो या ईटी मनी इस तरह के एप्स में अगर आप देखोगे तो काफी सारे फंड्स हैं और काफी अच्छी रेटिंग दी हुई फंड्स है। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है इस वजह से कि कौन से फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। पीजीएम इंडिया मिड कैप, एक्सिस मिड कैप, एडलवेस मिड कैप, कोटक इमर्जिंग इक्विटी या निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड। तो इस तरीके से काफी सारे अच्छे परफॉर्मिंग मिड कैप फंड्स है। तो ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए हम थोड़ा सा इसको एनालिसिस करेंगे। तो मिड कैप कैटेगरी के सबसे अच्छे फंड्स माने जाते हैं एक्सिस मिड कैप फंड, पीजीएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड, इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड। तो सबसे पहले इन्वेस्टिंग स्टाइल समझेंगे, उसके बाद देखेंगे क्या रीजन है जिसकी वजह से हमें इनमें निवेश करना चाहिए, किस तरीके के एक्सपेक्टेशन होने चाहिए इन तरह के फंड्स में। रोलिंग रिटर्न्स का कंपैरिजन करेंगे। मैंने पास्ट में भी कई बार कहा है कि हमें कभी भी एब्सोल्यूट रिटर्न्स देख के या ट्रेलिंग रिटर्न्स देख के डिसीजन नहीं लेनी चाहिए, रोलिंग रिटर्न्स देखना चाहिए, क्योंकि रोलिंग रिटर्न्स से जो है परफॉर्मेंस और कंसिस्टेंसी के बारे में काफी कुछ पता चल जाता है। और इसके अलावा रिटर्न्स कंसिस्टेंसी जैसे मैंने कहा रोलिंग रिटर्न से हम निकालेंगे। तो ये सारी चीजों में सबसे पहले हम एक्सिस मिड कैप के कुछ इंपॉर्टेंट चीजें समझ लेते हैं। तो किस तरीके की एक्सिस मिड कैप की फंड की इन्वेस्टिंग स्टाइल है वो थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो एक्सिस मिड कैप की बात करें तो 7% के आसपास जो है डेट फंड में है, यानी ये बेसिकली लिक्विडिटी मैनेज करने के लिए भी है और थोड़ा सा वैल्यूएशन हाई पे जो है फंड जो है थोड़ा सा इक्विटी जो है कम एक्सपोजर लेता है और थोड़ा सा डेट पे पोजीशन रखता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो 7% के आसपास, 7.5% के आसपास का पोजीशन जो है डेट फंड में है। तो ये दिखाता है कि थोड़ा सा ओवर वैल्यूएशन में जो है ये थोड़ी सी डेट फंड में पोजीशन ले लेती है। और वहीं आप नंबर ऑफ स्टॉक्स देखो 59 है। यूजुअली एक्सिस फंड हाउस जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड बेट लेता है, जैसा मैंने पहले भी कई अपने वीडियोस में कहा है, लेकिन यहाँ पे आप देखो 59 स्टॉक्स को अभी आप कॉन्सेंट्रेटेड नहीं बोल सकते। तो इसका रीजन सिंपल सा है, आप देखो ऑलमोस्ट 16,000 करोड़ का एएम जो है वो इस फंड के पास है। तो इतना बड़ा एयूएम साइज अगर मैनेज करना है तो कॉन्सेंट्रेटेड बेट लेके मुश्किल होता है मैनेज करना। ये मैंने अपने कई सारे वीडियोस में कहा है। स्मॉल एंड मिड कैप कैटेगरी में इस तरीके के एयूएम साइज को मैनेज करने के लिए आपको ज्यादा स्टॉक्स में एक्सपोजर लेना पड़ता है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो फंड मैनेजर जो है श्रेयांश धवलकर जो है ये फंड मैनेज कर रहे हैं सिंस 2016 और सिंस 2016 अक्टूबर ये एक्सिस ब्लू चिप फंड भी मैनेज कर रहे हैं। और एक्सिस ब्लू चिप जो है लार्ज कैप कैटेगरी का वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग फंड भी रहा है और कंसिस्टेंसी भी रही है। तो ये जो फंड मैनेजर है इनको काफी अच्छी तरीके से फंड को मैनेज करना आता है। ये नॉट जस्ट एक्सिस मिड कैप, एक्सिस ब्लू चिप भी अपने आप में प्रूव करता है। और फंड की सबसे खास बात यह है कि कंसिस्टेंट रहा है परफॉर्मेंस में। कभी भी मिड कैप कैटेगरी में यूजुअली वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा होती है, उसके बावजूद इनका कंसिस्टेंसी रहता है। और उसका प्राइमरी रीजन है, आप देखो लार्ज कैप कैटेगरी में इनका 35% इन्वेस्टमेंट है। ये प्राइमरी रीजन है जिसकी वजह से ये कंसिस्टेंसी रखती है, बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस में वोलेटिलिटी नहीं आती है। और इसके अलावा आप देखो ऑलमोस्ट 65% एलोकेशन जो है मिड कैप कैटेगरी में जो बेसिकली अल्फा जनरेट करता है। तो यहाँ पे ये वोलेटिलिटी मैनेज करते हैं लार्ज कैप से और अल्फा जनरेट करते हैं मिड कैप से। स्मॉल कैप में ये अपने फोकस नहीं रखते, स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट नहीं करते इस फंड में। तो ये कुछ इन्वेस्टिंग के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और यहीं पे अगर हम देखें इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड, तो इस फंड की बात करें तो 42 स्टॉक्स है। तो विद इन मिड कैप कैटेगरी अगर आपका फंड है और ऑलमोस्ट 40 के आसपास के स्टॉक्स है तो मैं थोड़ा सा उसे कॉन्सेंट्रेटेड बेट ही बोलूंगा। और उसका प्राइमरी रीजन आप देखो, इसका एएम साइज देखो मात्र 2000 करोड़ है और यही प्राइमरी रीजन है जिसकी वजह से ये जो है थोड़ा कॉन्सेंट्रेटेड बेट ले सकता है। अगर एक्सिस मिड कैप की तरह इस फंड हाउस के पास भी अगर 10,000 और 15,000 का एएम साइज होता तो इनको भी फिर जो है 60 स्टॉक्स के आसपास के जो है बेट लेने पड़ते। तो ये एक एडवांटेज है इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड के पास। और इनका आप एक्सपोजर देखो 25% लार्ज कैप कैटेगरी में जहां पे ये अपना वोलेटिलिटी मैनेज करता है और अल्फा जनरेट करता है। स्मॉल कैप कैटेगरी में आप देखो ऑलमोस्ट 15% का स्टेक जो है स्मॉल कैप कैटेगरी में। तो ये प्राइमरी रीजन है जिसके वजह से अल्फा जनरेट कर पाता है। और यहाँ पे अगर हम देखें फंड मैनेजर जो है नीलेश धमनास्कर जो है ये फंड को मैनेज कर रहे हैं सिंस जुलाई 2018 और फंड ने जो है काफी अच्छे परफॉर्मेंस भी दिए हैं। इसको हम रोलिंग रिटर्न्स पे देखेंगे। हालांकि एब्सोल्यूट रिटर्न्स भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आप देखो ऑलमोस्ट 18% के आसपास है, जो कि खराब नहीं है, काफी अच्छा माना जाएगा। बट मैं एब्सोल्यूट रिटर्न्स को बहुत ज्यादा फेवर नहीं करता, ट्रेलिंग रिटर्न्स को, मैं रोलिंग रिटर्न्स को ज्यादा फेवर करता हूं। तो रोलिंग रिटर्न्स भी हम देखेंगे तो वहां पे हमें पता चलेगी कंसिस्टेंसी ऑफ द फंड, तो वो हम आने वाले स्लाइड पे भी देखेंगे। लेकिन एक चीज आपको समझनी पड़ेगी कि इन्वेस्को इंडिया जो है यूजुअली इतना पॉपुलर नाम नहीं है।
यूजुअली SBI, एक्सिस, ICICI, ये जो है मिरई है, इस तरह के फंड हाउस के नाम इतने पॉपुलर है इंडिया में कि आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होते हो। इन्वेस्को जो है ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है विद इन इंडिया, हालांकि US में काफ़ी बड़ा फंड हाउस है ये। और हम अगर देखें, जैसा मैंने कहा, तो ये अल्फा जनरेट करता है, 15% एलोकेशन स्मॉल कैप कैटेगरी में, जिसकी वजह से इसकी अल्फा अच्छी जनरेट होती है। और वहीं अगर हम देखें तो PGI मिड कैप इंडिया अपॉर्चुनिटीज फंड, तो ये एक और मिड कैप कैटेगरी का काफ़ी पॉपुलर फंड है। और यूजुअली आप देखो कि जितने भी पॉपुलर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म्स जो हैं, जैसे कि ET मनी है, ग्रो है, पेटीएम है, उनके अगर आप रेटिंग्स देखोगे तो PGIM मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड को जो है काफ़ी अच्छी रैंकिंग मिलती है। हालांकि मैंने जो रोलिंग रिटर्न्स देखे उसमें मुझे इसकी थोड़ी सी कंसिस्टेंसी लेके डाउट हुई, जिसको मैं आने वाले स्लाइड में भी दिखाऊंगा। तो आप देखो, इसके अलावा आप देखो 48 स्टॉक्स है और 3000 करोड़ का AUM है। तो विथ 3000 करोड़ AUM आप फिर भी उतना 60 स्टॉक्स 70 स्टॉक्स नहीं लेने पड़ते 48 स्टॉक्स है। हालांकि अच्छा खासा डाइवर्सिफाइड है, इसे कॉन्सेंट्रेटेड बेट नहीं कहेंगे हम। तो इस फंड को मैनेज कर रहे हैं अनिरुद्ध नाहा। तो ये जो है ये PGI फ्लेक्सी कैप फंड को भी मैनेज कर रहे हैं सिंस अप्रैल 2018। और फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के अंदर भी PGI का जो फ्लेक्सी कैप फंड है वो काफ़ी पॉपुलर है और काफ़ी कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहा है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो फंड की थोड़ी सी हमें दिखेगी कि लार्ज कैप कैटेगरी में जहाँ एक्सिस 35% और इन्वेस्को जो है ऑलमोस्ट 25% का एलोकेशन लेके रखा था, इन्होंने सिर्फ 17% का एलोकेशन लेके रखा है। और ऑलमोस्ट 83% आसपास स्मॉल एंड मिड कैप कैटेगरी में फंड का इन्वेस्टमेंट है। तो ये प्राइमरी रीजन है जिसकी वजह से इनकी परफॉर्मेंस जो है उतनी कंसिस्टेंट नहीं रहती। यूजुअली इनका जो अल्फा है वो अच्छा जनरेट होता है, लेकिन थोड़ी वोलेटिलिटी रहती है क्योंकि इनका एक्सपोजर स्मॉल एंड मिड कैप कैटेगरी में ज़्यादा है। तो ये आपको समझना पड़ेगा। अगर आप थोड़ी वोलेटिलिटी लेने में कंफर्टेबल हो तब अब जाके आपको PGI मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आपको कंसिस्टेंसी चाहिए तो आपको इन्वेस्को या फिर एक्सिस मिड कैप में देखना चाहिए। तो इसको हम थोड़ा सा रोलिंग रिटर्न्स में भी देखेंगे। तो यहाँ पे अगर हम 3 इयर्स की रोलिंग रिटर्न्स देखें तो देखो आप एक्सिस मिड कैप और इन्वेस्को देखो आप मोर और लेस ऑरेंज और ग्रीन को आप देखो मोर और लेस ये थ्रू आउट अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। वहीं आप PGI मीडिया मिड कैप का देखो तो काफी हद तक इसने अंडर परफॉर्म किया था टिल 2017 के आसपास तक। और वहीं आप देखो 2017 के बाद जो है इसके फंड की परफॉर्मेंस जबरदस्त रही है और रिसेंट टाइम में इसने आउट परफॉर्म कर दिया है। तो इस तरीके के आउट परफॉर्मेंस रहते हैं, बट ये काफ़ी सारे ऐसे पीरियड्स भी होते हैं जहाँ पे इसकी अंडर परफॉर्मेंस भी रहती है। तो वो अंडर परफॉर्मेंस को आपको एक्सेप्ट करते हुए चलना पड़ेगा अगर आप स्मॉल एंड मिड कैप कैटेगरी में ज़्यादा एक्सपोजर लेके कंफर्टेबल हो रिटर्न्स लाने को। और वहीं अगर हम 5 इयर्स के रोलिंग रिटर्न्स देखें तो यहाँ पे चीज़ें और क्लियर हो जाती है। आप देखो एक्सिस और इन्वेस्को जो है मोर और लेस सिमिलर सिचुएशंस में रहते हैं, बहुत ज़्यादा अंडर परफॉर्मेंस नहीं रहता है। वहीं PGI मिड कैप देखो आप, हालांकि एक अच्छा खासा लंबा टाइम था 2017 तक का जहाँ पे अंडर परफॉर्मेंस रहा है। और उसके बाद आप देखो कि इसने जो है ऑलमोस्ट सारे फंड्स के अंदर सबसे अच्छे परफॉर्मेंस ही दिए हैं। और वहीं अगर आप 7 इयर्स के रोलिंग रिटर्न्स देखोगे तो चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाती हैं। आप देखो कि एक्सिस और इन्वेस्को ये दोनों के परफॉर्मेंस जो है सिमिलर ही रहे हैं। और वहीं आप देखो PGI इंडिया मिड कैप का मोर और लेस अंडर परफॉर्मेंस रहा है काफ़ी लंबे टाइम तक, और उसके बाद एक फेज आया है जहाँ पे इसने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। लेकिन आप एक चीज़ देखोगे कि एक्सिस मिड कैप के परफॉर्मेंस हमेशा कंसिस्टेंट रहे हैं, मच मोर कंसिस्टेंट देन इवन इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड। तो इसीलिए मिड कैप कैटेगरी के अंदर डेफिनेटली नंबर 1 परफॉर्मेंस तो एक्सिस मिड कैप फंड का ही है। वहीं एक और चीज़ खास आप देखना चाहो तो आप देखो ऑल 3 फंड्स को आप देखो 7 इयर्स के रोलिंग रिटर्न्स में आप देखो 15% के ऊपर डेफिनेटली एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इन्होंने दिया है। तो 20% के ऊपर के भी आप रिटर्न्स देखोगे तो कई ऐसे फेजेस हैं जहाँ पे 20% के रिटर्न्स भी आए हैं, बट मोटा मोटा रिटर्न्स जो आपका ऑलमोस्ट 15 to 20% के रेंज में है। और वो भी सबसे ज़्यादा आप देखो 17% के आसपास के रिटर्न्स जो है मोस्ट ऑफ द टाइम्स रहे हैं। तो इस तरीके की एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए। और इसी को थोड़ा सा और नंबर्स में देखें हम तो 3 इयर्स में आप देखो तो 3 इयर्स में अंडर परफॉर्मेंस जैसा मैंने कहा PGI इंडिया मिड कैप का जो है आप देखो लेस देन 8% की परफॉर्मेंस जो है सबसे ज़्यादा 38% रही है कंपेयर टू द अदर फंड्स। और वहीं अगर हम देखें 5 इयर्स में आप देखो तो 5 इयर्स में देखो तो 45% अगेन जो है तीनों के कंपैरिजन में सबसे हाईएस्ट है। लेस देन 0 के भी सबसे ज़्यादा है, 3% के आसपास पोजीशन, 3% प्रोबेबिलिटी है कि आप लेस देन 0 रिटर्न्स भी आएंगे। और वहीं अगर आप 7 इयर्स में देखोगे तो 7 इयर्स में और चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। आप देखो मोस्टली ज़्यादातर फंड्स ने 15 to 20% के रेंज में ही रिटर्न्स दिए हैं। हालांकि एक्सिस ने जो है ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है 20% के ऊपर रिटर्न्स दिए, 33% के आसपास की प्रोबेबिलिटी है। और वहीं इन्वेस्को की ऑलमोस्ट 18% की प्रोबेबिलिटी है। बट ये जो प्रोबेबिलिटी है ये आपको बेसिकली कंसिस्टेंसी बताती है। और वहीं अगर आप मीडियन रिटर्न्स भी देखोगे तो आप देखो
18% के आसपास की मीडियम रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हो इन्वेस्को में। वहीं एक्सिस मिड कैप में 19% और वहीं पीजीएम इंडिया का ऑलमोस्ट 17.2% के आसपास। हालांकि ये जो है ये रेगुलर प्लान्स है, तो डायरेक्ट प्लान्स अगर आप ले रहे हो तो ऑलमोस्ट 1% यहाँ पे एक्स्ट्रा रिटर्न्स आपको मिलेगा। तो समवेयर अराउंड 17 to 20% के रिटर्न्स आपको एक्सपेक्ट करने चाहिए मिड कैप कैटेगरी में लॉन्ग टर्म में। तो इस तरीके के रिटर्न्स रहे, इस तरीके की कंसिस्टेंसी रही है। और वहीं अगर हम देखें तो आप देखो क्लियरली 7 ईयर्स में लेस देन 12% के प्रोबेबिलिटी तो है ही नहीं, मोस्टली मोर देन 12% के रिटर्न्स ही है। और सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी अगेन जैसे मैंने कहा 15 to 20% के रेंज में ही सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। तो ओवरऑल रिटर्न्स अलोंग विद कंसिस्टेंसी को अगर हम देखें तो नंबर 1 है एक्सिस मिड कैप फंड, नंबर 2 है इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड और नंबर 3 है पीजीएम मिड कैप फंड। तो ये 3 फंड्स को मैं मिड कैप कैटेगरी के सबसे अच्छे फंड्स में मानता हूँ। हालांकि इन्वेस्को और पीजीएम जो है एक्सिस या आईसीआईसीआई जैसे पॉपुलर ब्रांड नहीं है, हालांकि ये भी यूएस में बहुत ही पॉपुलर फंड हाउस है और विद इन इंडिया भी ये काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। अगर आप नए हो, आप फ्रेश इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आप इन तीनों में से कोई भी फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। हालांकि मुझे लगता है कि एक्सिस मिड कैप इज डेफिनेटली बेटर अमॉन्ग ऑल 3। और वहीं अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड हो, मान लो इन्वेस्को में इन्वेस्टेड हो या फिर पीजीएम मिड कैप में इन्वेस्टेड हो, तो फिर आपको चेंज नहीं करना चाहिए, क्योंकि अलग अलग एनालिसिस करोगे, अगर आप क्वांटिटेटिव एनालिसिस करोगे तो हो सकता है पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड थोड़ा बेटर परफॉर्म कर दे या फिर इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड जो है बेटर रैंक हो जाए। तो इसलिए अगर आपका ऑलरेडी इन्वेस्टेड है तो आपको छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, आपका टॉप 3 के अंदर ही है तो आपको एज इट इज रखना चाहिए। अगर आप नई इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आई विल हाईली सजेस्ट कि आप एक्सिस मिड कैप फंड को कंसीडर करो। और वहीं अगर आपने ऑलरेडी किसी और मिड कैप फंड में इन्वेस्ट कर रखा है तो फिर आप सोच सकते हो कि आप अपना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को एडजस्ट करते हुए इन तीनों में से किसी एक में इन्वेस्टमेंट का मूव करने का सोच सकते हो। स्पेशली अगर आपका मिड कैप फंड है और वो बहुत ज़्यादा अंडर परफॉर्म कर रहा है तो उस केस में डेफिनेटली आपको इन तीनों में से किसी एक में स्वैप करना चाहिए, मूव करना चाहिए। अपना एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो में से जो भी आपका अंडर परफॉर्मिंग मिड कैप फंड है उसको ग्रेजुअली आपको अपने टैक्स के एडजस्टमेंट्स करते हुए इसमें मूव करना चाहिए। तो यहाँ पे मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं, तो ये कोई बाई और सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, ये बेसिकली लर्निंग पर्पस से वीडियो बनाई गई है ताकि आप ये सीख सको कि एनालिसिस किस तरीके से करना चाहिए और किस तरीके से हमें अपने इन्वेस्टमेंट्स को देखना चाहिए। और अगर आपको यूजफुल लगे तो हमारा टेलीग्राम चैनल है रेनबेस इन्वेस्टमेंट, जिसको आप सर्च करके ज्वाइन कर सकते हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।